हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा ये हमारी मोस्ट एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल सीरीज की एक और वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, जो कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। उससे रिलेटेड जो भी बोर्ड में एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल्स है, आने का चांस है, वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इससे पहले आपने मेरी प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस वाली वीडियो देख ली होगी इसकी, जिससे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा गेन होगा और आपको जो है कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए फटाफट से अब ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, आई स्क्वायर लूप ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर इज इनिशियली केप्ट 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला। आपके पास यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड पता है बेटा कितना है, 0.1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। और क्या बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर का आपका ये साइड है जो स्क्वायर की है, और वो 30 सेंटीमीटर दूर जहाँ मैग्नेटिक फील्ड से रखा हुआ है। इट इज देन मूव टुवर्ड्स द राइट विद द वेलोसिटी ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब क्या काम कर रहा है, जो ये स्क्वायर है आपका, ये 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से चलना शुरू कर देता है इस तरफ। अब चलता कब तक है, टिल इट गोज आउट ऑफ द फील्ड। इसके बाद ये क्या हुआ, ये लूप के मैग्नेटिक फील्ड के पास पहुंचा, यहाँ से फिर ये इसमें एंट्री किया, उसके बाद ये बाहर निकल गया। देखो यहाँ पे ना, ठीक है। आपको क्या बताना है, प्लॉट ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ नंबर 1। आपको ग्राफ बनाना है बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप विद टाइम। आपको 5 वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है कि भाई जो आपका टाइम के साथ फ्लक्स है वो चेंज कैसे हो रहा है। चलो देखो फटाफट से देखते हैं बेटा इस चीज को। पहले आप देखो, जब ये स्टार्ट किया तो टाइम कितना है, 0 सेकंड है। अब ये कितने सेकंड में लूप के जस्ट मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट पास पहुंचेगा। इसको चलना कितना है बेटा, 30 सेंटीमीटर चलना है इसको मैग्नेटिक फील्ड तक जाने के लिए। और इसकी स्पीड कितनी है, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो ये कितने टाइम में मैग्नेटिक फील्ड तक पहुंचेगा। आपको पता है टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो यहाँ आ गया बेटा 30 सेंटीमीटर डिवाइड बाई कितना है, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आपने इसे कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा, 3 आ गया। मतलब कि 3 सेकंड में ये जो स्क्वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट पास पहुंच जाएगा। मतलब रहेगा तो आउटसाइड ही अभी, लेकिन ये इसके बिल्कुल जस्ट चिपक गया जाके, ठीक है। आउटसाइड द रीजन रहेगा मैग्नेटिक फील्ड से। कब, टी इजकल टू 0 से लेके टी इजकल टू 3 सेकेंड्स तक। तो यहाँ पे आपका कोई इससे मैग्नेटिक फील्ड लिंक नहीं हो रहा है, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 0 ना। तो 0 से लेके 3 सेकेंड तक इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, 0 सेकेंड, ठीक है। अब क्या बात होती है, अब जैसे ही ये टी इजकल टू 3 से लेके जब ये इसमें एंट्री करेगा, तो टी इजकल टू 3 से लेके कितना टाइम लगेगा इसको एंट्री करने में। देखो इसको 20 सेंटीमीटर अंदर जाना है, तभी तो ये अंदर पहुंच पाएगा पूरा। तो 20 सेंटीमीटर चलने के लिए कितना स्पीड है इसकी, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 20 अपॉन में 10, ये कितना हो गया, 2 सेकेंड्स ना। मतलब अभी से चलने के लिए कितने, अंदर जाने के लिए कितना समय लगा, 2 सेकेंड। टोटल समय कितना हो गया बेटा, टी इजकल टू 3 से लेके टी इजकल टू 5 हो गया इस बार ना, क्योंकि 2 सेकंड जो है अंदर जाने में लगे उसको ना। अब वो पूरा अंदर पहुंच चुका है ना, ठीक है। तो लूप जो है वो एंटर कर चुका है, लूप एंटर द फील्ड। अब बेटा जब ये लूप एंट्री किया तो पहले फ्लक्स 0 था, अब उसका फ्लक्स में कितना चेंज आया, जैसे ही वो एंट्री किया। फ्लक्स की वैल्यू आपको पता हो क्या है, होती है बेटा बी इंटू ए होती है। बी की वैल्यू आपके पास गिवन है पहले से, 0.1 टेस्ला इंटू एरिया ऑफ द लूप क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर की इसकी साइड है, दिस विल बी 0.20 का स्क्वायर। तो बच्चे मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आ गया, 0.04 वेबर आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब जब 3 से लेके 5 सेकंड तक हुआ, मतलब कि 2 सेकंड जब वो चला अंदर लूप में आ गया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ चुका है, तो फ्लक्स में चेंज कितना आ गया, 0 से लेके 0.04004 वेबर आ गया उसका, ठीक है। अब वो अंदर बैठ चुका है, ठीक है, जाके ना अब वो पूरे मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा आगे की तरफ ना, ठीक है बेटा। अब उसका टाइम कितना है, 5 सेकंड हो रखा है टोटल टाइम ना। अब 5 सेकंड से लेके उसे कितना चलना होगा, देखो उसे जो है पूरा बाहर निकलना है, ठीक है। अभी उसके पास जो है 80 सेंटीमीटर उसको कवर करना होगा पूरा, ये ना यहाँ तक कोने तक पहुंचने के लिए। अब 80 सेंटीमीटर के लिए कितना समय लगेगा उसको वो निकाल लेते हैं। 80 डिवाइड बाई 10, ये कैंसिल आउट होगा, कितना होगा, 8 सेकंड लगे ना उसको। मतलब 8 सेकंड तक वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव किया। टोटल समय कितना हो गया उसका, देखो 5 से लेके 8 उसमें जोड़ दो, 13 सेकंड, सॉरी कितना चलेगा बेटा वो, 80 नहीं चलेगा वो, एक्चुअली 30 तो पहले, 20 तो जो साइड चल चुका है ना पहले से, 60 चलेगा वो ना। तो 60 यहाँ पे आ गया, तो बेटा 6 सेकंड्स हो गया उसके पास ना, ठीक है। तो 6 और 5 11,
अब उसके पास जो है टोटल समय कितना हो गया बेटा उसका 11 सेकंड हो गया, 5 से लेके 11 सेकंड हो गया टोटल उसके ना, जब वो लूप के अंदर रहा है। जो वो लूप है लाइज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहा है, कितने सेकंड रहा है, 6 सेकंड रहा बेटा, ठीक है। तो टोटल समय कितना हुआ उसका 11 सेकंड हो गया ना। इस समय उसका फ्लक्स कितना हो गया, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि बेटा फ्लक्स तो सेम रहेगा। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी उसकी, वही सेम 0.004 वेबर ना, ठीक है। अगली बात पे आते हैं। अब जब ये यहाँ से बाहर निकलेगा, अभी ये यहाँ पे है पूरा ना लूप के अंदर ही है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। जैसे ये बाहर आएगा तो कितना बाहर निकलेगा, देखो बेटा जितनी इसकी साइड है 20 सेंटीमीटर ना। अब टाइम कितना हो रखा है 11 सेकंड है। ये 11 सेकंड कौन सा है, टोटल टाइम है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। अब टाइम कितना लगेगा उसको बाहर निकलने में, 2 सेकंड लगेंगे क्योंकि उसके पास केवल 20 सेंटीमीटर चलना है उसको ना। उसकी स्पीड कितनी है 10 है, तो बेटा ये कितना हो गया 2 सेकेंड्स ना। टोटल समय कितना हो गया 11 से लेके t इक्वल टू 13 सेकेंड्स हो गए ना। अब 13 सेकंड में वो बाहर आ चुका है। अब फ्लक्स में चेंज आएगा दोबारा से, देखो फ्लक्स कितना हो जाएगा। अब आप देखेंगे फ्लक्स घटते घटते, देखो मैक्सिमम फ्लक्स तो यहाँ था जब वो एंट्री पे था, अब धीरे धीरे बाहर निकल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही है, और जैसे ही 13 सेकंड पूरे होंगे उसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्लक्स कितना आ गया बच्चे, जीरो हो गया। अब आप इसी चीज का ग्राफ बना दो बस। देखो आपके पास यदि हम यहाँ ग्राफ बना लेते हैं, जो हमारे पास सारी चीजें गिवन है उसके हिसाब से। देखो बेटा ये हमारा पहले क्वेश्चन का ग्राफ है, पहले पार्ट का, ठीक है। यहाँ पे हमारा फ्लक्स आ गया, ये बेटा हमारा टाइम आ गया। आपके पास टाइम 0 से स्टार्ट हुआ, लेकिन आप देख रहे हैं 0 से लेके 3 सेकंड तक उसके पास फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो बेटा यहाँ तक 3 सेकंड मान लेते हैं हमारा, 1 2 3। तो यहाँ पे कोई फ्लक्स नहीं है उसके अंदर, टाइम स्टार्ट ना हो रखा है 0 से ना, तो यहाँ तक कोई फ्लक्स नहीं आया। उसके बाद फ्लक्स में चेंज क्या आता है, फ्लक्स धीरे धीरे बढ़ता है, कब तक, जब वो लूप के अंदर एंट्री करता है। 3 से लेके 2 सेकंड से एंट्री करने में लगे, जब टोटल समय 5 सेकंड हो गया तो उसका फ्लक्स कितना हो गया बेटा, 0.004 वेबर ना। आप यहाँ पे वैल्यू पुटअप करो। अब देखो मान लेते हैं कि इसका फ्लक्स कितना हुआ 0.004 वेबर, ये वाला पॉइंट है। 5 सेकंड तक हो गया, 3 4 5 ये ले लेते हैं, ठीक है। तो बेटा ये वाला आपका ग्राफ ऐसे आगे इंक्रीमेंट हो गया, यहाँ पे 3 से लेके 5 सेकंड तक कहाँ तक पहुंच गया इसका फ्लक्स, 0.04 तक ना। उसके बाद अब वो 6 सेकंड तक अंदर रहा मैग्नेटिक फील्ड के ना, वहां फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आया। तो 5 के बाद 6 सेकंड, 6 7 8 9 10 11, 11 सेकंड तक बेटा इसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो सेम रहा। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया। उसके बाद 11 से लेके 12 और 13, 2 सेकंड में वो लूप से बाहर आ गया मैग्नेटिक फील्ड से ना, तो फिर उसका फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये इसका ग्राफ हो गया बेटा पहले वाले पार्ट का, ठीक है। दूसरे वाले पार्ट में क्या बोल रहा है कि इंड्यूस ईएमएफ इन द लूप ना। अब आपको जो है ईएमएफ वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है, और आपको पता है कि देखो 0 से लेके पहले वाले हिस्से में जब आपका टाइम 0 से लेके t इक्वल टू 3 सेकेंड है, तो यहाँ तो ईएमएफ 0 है ही आपका, इसमें तो कोई बात ही नहीं है दूसरे वाली, ठीक है। यहाँ तक तो कुछ नहीं है। अब जैसे ही टाइम t इक्वल टू 3 से स्टार्ट हुआ था, कब तक, जब आपका 5 सेकंड हुआ था, ठीक है, 3 to 5 सेकंड्स में उसमें जो है फ्लक्स में चेंज आया था, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी थी 0.04 वेबर ना। अब t इक्वल टू 3 से लेके ईएमएफ निकालना है। यहाँ पे ईएमएफ क्या होता है बेटा, d∅dt होता है। तो ईएमएफ जनरेट कब होगा, जब फ्लक्स में चेंज आएगा। अब फ्लक्स कितना हुआ था बेटा, 0.04 हो गया 0 से लेके ना, तो ये हमारे पास हो गया 0.004 माइनस का 0 डिवाइड बाई चेंज इन टाइम कितना हुआ, 5 हो गया था, 3 पहले था, तो बेटा ये बन गया माइनस का 0.004 डिवाइड बाई 2। ये कैंसिल आउट हो गया। तो आपका जो है जब 3 से लेके 5 सेकंड तक फ्लक्स चेंज हुआ, उस समय जो इसका ईएमएफ जनरेट हुआ वो हो गया बेटा -0.002 वोल्ट, जिसे मैं लिख सकता हूँ मिली वोल्ट में, 2 मिली वोल्ट हो गया, ठीक है। अगली बात पे आते हैं। अब जब वो उसका लूप तक अंदर रहा बेटा वो 6 सेकंड तक ना, 6 सेकंड तक उसमें क्या हुआ, फ्लक्स में चेंज नहीं आया। फ्लक्स में चेंज नहीं आया तो इसका मतलब बेटा ईएमएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब टी इक्वल टू 3 सेकंड से लेके 5 तक हो चुका था, 5 सेकंड से लेके जब टी इक्वल टू 11 सेकंड तक हो गया, 6 सेकंड हो गया बीच में, ठीक है बेटा। तो यहाँ फ्लक्स की वैल्यू कांस्टेंट है। अब यदि फ्लक्स कांस्टेंट है तो इसका मतलब बेटा ईएमएफ जनरेट ही नहीं होगा। ईएमएफ कितना हो गया, 0, क्योंकि ईएमएफ क्या होता है, d∅ by dt। अब अगली बात पे आता है, जैसे t इक्वल टू 11 सेकंड से लेके
वो 2 सेकंड में बाहर निकलेगा लूप से, मैग्नेटिक फील्ड से। तो कितना हो गया 2 सेकंड में। अब फ्लक्स गिर रहा है, फ्लक्स की वैल्यू 0 हो रही है। तो यदि फ्लक्स 0 हो रहा है तो बेटा यहाँ फिर आप ईएमएफ निकाल लो। ईएमएफ क्या हो जाएगा आपका, इस बार आपका यहाँ पे +2 हो जाएगा, क्योंकि देखो वही सेम वैल्यू आएगी, बस केवल नेगेटिव में आ जाएगा ये ना, माइनस साइन ऑलरेडी होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का 2 MV ना, ये 2 मिली वोल्ट हो गया। अब इसका ग्राफ बना दो। तो बेटा देखो जो बी पार्ट का ग्राफ बनेगा वो कैसे बन जाएगा, यहाँ समझ लीजिए ना। ये आपका टाइम है 0, ये है आपके बेटा आपका ईएमएफ ई है। अब आपके पास यहाँ 1 2 3, 3 तक तो कुछ है ही नहीं, 3 तक तो वैल्यू 0 हो गई। थोड़ा कलर चेंज करते हैं। ठीक है बेटा, ये 3 आ गया हमारे पास 3 सेकंड। जैसे ही वो 4 और 5 सेकंड तक फ्लक्स कितना है -2। तो ये यहाँ पे इस यहाँ से लेके ये 5 का इतना आ गया, 5 सेकंड तक कितना हो गया बेटा, ये -2 मिली वोल्ट आ गया। अब 5 से लेके 11 तक फिर फ्लक्स की वैल्यू 0, 6 7 8 9 10 11, यहाँ तक बेटा फिर ये स्ट्रेट लाइन है, इधर भी ये स्ट्रेट लाइन है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ तक पहुंच गया ये। 11 के बाद 2 सेकंड के लिए फिर फ्लक्स की वैल्यू पीक है 12 13, तो इसका मतलब ये ऐसे हो गया, और ये कितना है 2 मिली वोल्ट है। तो बेटा ये इस क्वेश्चन का ग्राफ हो गया। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, इंड्यूस करंट इन द लूप इफ इट हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम। इस बार हमें करंट का ग्राफ बनाना है विद रेस्पेक्ट टू टाइम ना। तो फटाफट से एक बार आप करंट देख लो, करंट कितना बनेगा। बेटा करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस, और वोल्टेज को आपको पता ही है कितना है हमारे पास, 2 × 10⁻³ है। ठीक है, 2 मिली वोल्ट है हमारे पास ना, मिली वोल्ट। ठीक है, और इसकी रेट आर कितना है हमारे पास बेटा, 0.1 ओम है। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये ऊपर चला गया, ये हो जाएगा बेटा 2 × 10⁻³ डिवाइड बाई 0, ये 10⁻⁻1 है, ऊपर आके प्लस का हो गया। तो बेटा ये बन गया 2 × 10⁻²। ठीक है, एम्पियर। इतना करंट आपका आएगा। अब इसका ग्राफ बना दो आप, करंट वर्सेस किसका, टाइम का। तो यही सेम ग्राफ बन जाएगा, बस केवल मैग्नीट्यूड का फर्क पड़ जाएगा कि आपके आप आई हो जाएगा। यहाँ से बेटा ये 3 है, फिर ये नीचे आ गया, ये 5 तक ऐसे हो गया, 3 2 5। क्योंकि आपको पता है करंट भी तभी आएगा भाई जब वो ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ जनरेट कब होगा, जब फ्लक्स चेंज होगा। तो केवल फ्लक्स 2 ही हिस्सों में चेंज हो रहा है, 3 से 5 के दौरान और बेटा 11 से 13 के दौरान। ठीक है, तो ये था बेटा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन लिखा है बेटा, शो दैट two long coaxial solenoid each of length L. The outer solenoid has an area of cross section A1 and number of turns per unit length N1. ठीक है, the corresponding value for the inner solenoid are A2 and N2. ये बेटा देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ना, इसका चांस है इस बार ये आ सकता है। मैंने यहाँ पे वही क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस L1 एंड L2 ऑफ द टू कॉइल ना। ये बोल रहा है आपके पास देखो एक कॉइल तो अंदर है जिसका एरिया मान लेते हैं A1 है, दूसरी वाली कॉइल का बेटा एरिया क्या है A2 है ना। और आपको साफ दिख रहा है कि बेटा देखो जो A2 है वो ग्रेटर देन A1 है। ओके, तो पहली कॉइल का जो अंदर वाली कॉइल है उसका सेल्फ इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन लिखो। तो ये नॉर्मल सी बात है बेटा, L क्या होता है ये आपने ड्राइव कर रखा होगा, μ0 N1 स्क्वायर E1 इंटू एल हो जाएगा, इसकी लेंथ L है, दोनों की लेंथ L ही है ना। सेम वे में L2 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा μ0 N2 स्क्वायर A2 इंटू एल हो जाएगा। जो पहला क्वेश्चन बेटा मैंने कराया था वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर बेस एक अच्छा कंसेप्ट होता है ये ना, और क्वेश्चन भी बोर्ड में आने का चांस है। अगले क्वेश्चन देखो फटाफट से बेटा, L1 L2 हो गया हमारे पास। अब हमें बोला गया है कि आपको प्रूव करना है कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसकी वैल्यू क्या है, वो लेस देन √L1 इंटू L2 होता है। तो फटाफट से आप देखो, यदि मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं L1 इंटू L2 कितना बनेगा बेटा, ये बन गया μ0 स्क्वायर N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर A1 इंटू A2, ये आ गया L स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक ना। यदि मैं जो हूँ ऐसे कर लेता हूँ, देखो इसको ना L1 L2 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास μ0, ये एक N1 ये एक N2, स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा बेटा A1 इंटू A2 आ गया, और यहाँ पे आ गया L मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब यदि मेरे को म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करनी है तो बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, दोनों कोयल का होता है आपस में ना, एक का दूसरे के रेस्पेक्ट में ना। तो फटाफट से निकाल लेते हैं क्या होता है। तो ये होता है बेटा, इसकी वैल्यू आती है μ0 N1 N2
एल इंटू एरिया कौन सा आता है इसमें, एरिया आता है बेटा जो जो स्मॉल एरिया होता है ना वो एरिया यहाँ पे लेते हैं। स्मॉल एरिया क्या है आपका, ये है बेटा आपका A2, ठीक है। ये है बेटा आपका A1, ठीक है। तो एरिया स्मॉल वाला कितना हो गया आपका A1 हो गया, क्योंकि आप ध्यान रखना जब भी म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है ना तो जो एरिया छोटे वाला है ना वो हम लेते हैं, ठीक है बेटा। अब m की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब यदि मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड मार दूं आपस में, देखो इस वाली को और बेटा इस वाली को, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m अपॉन में रूट L1 L2 इज इक्वल टू, ये सारा देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू नोट N1 N2, L से L आपका कट जाएगा, तो बेटा क्या आएगा हमारे पास A1 A2, यहाँ आ जाएगा आपका A1 डिवाइड में आ गया रूट के अंदर A1 A2, ठीक है। आप इसे ऐसे लिख लेते हैं अच्छे से ना, थोड़ा सा A1 बाई A1 इंटू A2 में देखो यहाँ से रूट A1 से ये कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा A1, नीचे आ गया बेटा आपके पास क्या A2। सही है यहाँ तक। अब आप ऑब्जर्व करते हैं कि देखो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा m इक्वल टू m अपॉन में रूट L1 इंटू L2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर A1 बाई A2। अब आपको पता है कि बेटा जो A2 है वो ज्यादा है A1 से ना, तो यदि मैं A2 के नीचे A1 को ले आऊँ तो दिस वैल्यू ग्रेटर देन 1, यदि उल्टा करूंगा तो बेटा ये वैल्यू लेस देन 1 बन जाएगी, तो A1 बाई A2 क्या हो गया लेस देन 1। सो वी कैन से कि जो आपका m है m अपॉन में रूट L1 इंटू L2 क्या आ गया बेटा लेस देन 1 आ गया ना, बस यही मुझे प्रूफ करना था। इसको इधर ले जाओ तो बेटा ये बन जाएगा m रूट L1 इंटू L2, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से बेटा। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है बच्चे। लिखा है ए रेक्टेंगुलर वायर लूप ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, 8 आपकी ऐसे लंबाई में है और बेटा 2 आपकी क्या है ऐसे ब्रेड्थ में है ना, विद ए स्मॉल कट इज मूविंग आउट ऑफ द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता है कितनी है बेटा, ये है आपके पास 0.3 टेस्ला, ठीक है। directly normal to the loop. What is the EMF developed across the cut if the velocity of the loop is 1 centimeter per second? अब यहाँ से देखो एक बार ये ऐसे निकल रहा है ना, वेलोसिटी कितनी है इसकी 1 मीटर पर सेकंड है, हमें गिवन है 1 मीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर जो है क्या लिखा, हाँ सेंटीमीटर पर सेकंड आपकी जो वेलोसिटी है इसकी बाहर आने की ना। अब ये आ कैसे रहा है बाहर, इनडायरेक्टली नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड, एक बार शॉर्टर साइड ना, एक बार लंबी तरफ से आ रहा है ऐसे, एक बार मतलब बेसिकली जो लंबाई इस वाली लंबी साइड लेंथ पे फोर्स लग रहा है, एक बार आपके जो है ब्रेड्थ पे फोर्स लग के बाहर आ रहा है ना, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग डज द इंड्यूस वोल्टेज लास्ट इन ईच केस ना, आपको टाइम बताना है कि कितने टाइम तक जो इसमें ईएमएफ जो है जनरेट होगा या फिर कितना होगा वो भी निकाल लेते हैं। देखो बेटा जैसे पहला केस है आपका ना, जब वो लॉन्गर साइड की साइड से आ रहा है बाहर ना, लोअर साइड में ना, यदि मैं यहाँ पे ईएमएफ जो आपका मोशनल ईएमएफ है उसकी वैल्यू क्या होती है बी एल वी होती है, आप यहाँ पे लगा दो इस फॉर्मूले को। तो बी की वैल्यू तो आपको पता है बेटा 0.3 टेस्ला, लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ आपके पास है 0.8, तो ये 8 सेंटीमीटर था तो मैंने इसको 0.08 मीटर में कन्वर्ट कर दिया इंटू 0.01, ये बेटा आपकी मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ जाएगी, ओके। इसे आप सोल्व कर लो तो बेटा ये बन जाएगा 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 वोल्ट। इतना ईएमएफ आपका जनरेट हुआ ना, अब कितने टाइम तक जनरेट हुआ ये निकाल लेते हैं कि देखो आपको पता है टाइम क्या होता है, आपको जानते हैं टाइम का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब आप ऑब्जर्व करो बेटा डिस्टेंस कितनी चलना पड़ेगा उसे बाहर आने के लिए, यदि मैं पहले कंडीशन में देखूं तो इसे केवल 2 सेंटीमीटर बाहर निकलना है बस, और वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल जाएगा, इसका मतलब ये तो 2 सेंटीमीटर हो गया, 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 डिवाइड बाई स्पीड कितनी है उसकी 1 सेंटीमीटर, 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो बेटा 2 सेकंड में वो जो लूप है बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से नीचे वाले पार्ट में देखते हैं, जब वो शॉर्टर साइड से जा रहा है ना, जब वो इस तरफ से छोटी साइड की तरफ से बाहर आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ईएमएफ जनरेट कितना होगा, सेम फॉर्मूला बी एल वी आ जाएगा हमारे पास, लेकिन इस बार लेंथ कितनी है वो ब्रेड्थ आ जाएगी यहाँ पे, तो बी की वैल्यू तो बेटा 0.3 है, एल की लेंथ कितनी हो जाएगी आपके पास 2 सेंटीमीटर है, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 या फिर 0.02 लिख दो इसे, इंटू 1 मीटर पर सेकंड है, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो ये 2 आ गया, तो बेटा ये आ गया 0.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 वोल्ट। सही है, ये हमारे पास वोल्टेज आ गया। अब टाइम कितने तक रहेगा वही सेम फॉर्मूला,
इस बार देखो जब ये बाहर आएगा मैग्नेटिक फील्ड से पूरा, तो इसको पूरा 8 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा बाहर आने के लिए ना। इसका मतलब जो डिस्टेंस है इस बार कितनी हो जाएगी, 0.08 हो गया मीटर में। स्पीड तो आपके पास 0.01 है ही, तो ये कैंसिल आउट होकर फिर ये 8 सेकेंड आ जाएगा। मतलब बेसिकली यदि ऐसे आएगा तो बेटा 8 सेकंड में बाहर आ जाएगा आपका ये लूप पूरा जो है, और यदि ऐसे आएगा तो बेटा 2 सेकंड में बाहर आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन लिखा है बेटा, a coil Q is connected to low voltage bulb B and placed near another coil P as shown in the figure ना। आपके पास देखो एक ये कोयल रखी है यहाँ पे, एक यहाँ बल्ब लगा हुआ है Q कोयल के साथ ना। यहाँ पे हमने P कोयल, P वाली कोयल के अंदर जो है वोल्टेज लगा रखा है। गिव रीजन टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। नंबर एक चीज, द बल्ब बी लाइट्स ना। देखो बल्ब बी जल जाता है, क्यों जल जाता है आपको नॉर्मली पता है बेटा। देखिए यहाँ पे एसी सोर्स लगा हुआ है ना, यदि आप क्यू को जो है, जैसे आपने इस एसी सोर्स की जो मान लिया कोई की लगी हुई है, की को आपने क्लोज किया, क्लोज करते ही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे इसके अंदर से पास आउट होगी, क्योंकि आपका जितना करंट बढ़ेगा उतना ही रेशियो में क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, और वो फ्लक्स इसकी पी कोयल के जो है एरिया को टच करेगा, तो यहाँ से लाइंस निकलेगी। तो बेटा ये लाइंस जो है कहाँ जाएगी, ये क्यू को भी टच करेगी। तो यदि पी में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली क्यू में भी होगा। और जब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज आता है, मतलब फ्लक्स में चेंज आएगा, तो अकॉर्डिंग टू फेराडे क्या होगा, इस कोयल के अंदर भी आपका ऑटोमेटिकली ईएमएफ जो है क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। तो बेटा इसलिए जो है बल्ब जल जाता है। नीचे लिखा है सेकंड पार्ट, बल्ब गेट्स डिमर इफ द कोयल क्यू इज मूव टुवर्ड्स लेफ्ट ना। यदि हम इसे दूर ले जाते हैं, देखो बेटा यदि आप दूर ले जाएंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पी वाले की इसको टच कर रही है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। कम होती रहेगी तो इसका मतलब फ्लक्स घट रहा है, फ्लक्स घट रहा है तो बेटा ईएमएफ घटना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इसकी वोल्टेज जो है कम आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ फटाफट। देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। लिखा है, ए व्हील विद 10 मेटेलिक स्पोक each 0.5 मीटर लॉन्ग इज रोटेटेड विद ए स्पीड ऑफ 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। देखो ये बोल रहा है कि मान लो आपका ये व्हील है, ठीक है, इसका ये रिम, यहाँ ये सेंटर है आपका एक्सल ना, ये आपका रिम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो इसमें कितने बोल रहे हो, 10 मेटेलिक स्पोक्स है, 6 8 10। ठीक है बेटा 10 है, हर किसी की लंबाई कितनी है, 0.5 मीटर है। अब 10 है आपके यहाँ, इसकी घूमने की स्पीड कितनी है, 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट है। कितनी है, 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो ये आपके पास जो है बेटा फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास, यहाँ से निकाल सकते हैं कितनी है, 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट कर दो तो बेटा ये हो गया 120 रिवॉल्यूशन पर 60 सेकेंड्स में। ये आपका कैंसिल आउट हुआ, कितना हो गया, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ठीक है, आपकी फ्रीक्वेंसी मिल गई, आपको एल पता ही है ऑलरेडी, और बी एच आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ भी पता है। लेकिन आप इसे बेसिकली यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड ही माने इसको, क्योंकि आपका अर्थ वाला कंपोनेंट वाला पार्ट कटा हुआ है। ये क्या है बेटा, गोस है इसकी यूनिट ना, लेकिन गोस तो सीजीएस यूनिट होती है, तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू एसआई यूनिट ना। एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, टेस्ला होती है मैग्नेटिक फील्ड की। तो एक टेस्ला जो है 10 की पावर माइनस, एक गोस जो है वो 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला के बराबर होता है। तो बेटा ये बन गया 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 टेस्ला। ये हमें चीजें गिवन है। व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एक्सल एंड द रिम ऑफ द व्हील। आपको ईएमएफ की वैल्यू बतानी है कि कितना ईएमएफ जनरेट होगा। देखो बेटा ईएमएफ का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, ईएमएफ होता है बच्चे डी फाई बाई डी टी ना। अब यदि मैं एक पूरे टाइम इंटरवल के दौरान की बात करूं तो फ्लक्स क्या होता है, बी इंटू ए होता है। अब टाइम आपका कैपिटल टी हो जाएगा, यहाँ पे बी इंटू ए आपका हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, मतलब कि पाई इंटू एल स्क्वायर हो गया डिवाइड बाई टी, और 1/t को हम फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। सो बी इंटू एल स्क्वायर इंटू एफ लिख दो इसको ना। ठीक है, तो यहाँ से ईएमएफ की वैल्यू निकल जाएगी। बी की वैल्यू बेटा पता ही है 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 है। पाई की वैल्यू आपके पास है 3.14 इंटू एल की वैल्यू भी है बेटा 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी आपके पास 2 है, इसे आप पूरा सिंपलीफाई करो तो बेटा ये वैल्यू आ जाएगी 6.28 इंटू 10 की पावर माइनस 5 वोल्ट। ठीक है, इतना ईएमएफ जनरेट होगा ना। और एक बात ध्यान रखना, देखो बेटा यदि एक ईएमएफ की बात नहीं है, ये एक व्हील की बात नहीं है, एक स्पोक्स की बात नहीं है, सारे के सारे स्पोक्स देखो यहाँ रिम पे अटैच है और सारे ही एक्सेल पे है। इसका मतलब सारे स्पोक्स कैसे हैं बेटा, पैरेलल में है ना, और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, इसलिए हर स्पोक्स पे जो ईएमएफ जनरेट होगा वो कितना होगा, 6.28 इंटू 10 की पावर माइनस का 5। अगला क्वेश्चन देखो बेटा फटाफट से। ये क्वेश्चन देखो यहाँ लिखा है आईआईटी ना, लेकिन ये बहुत हलवे लेवल का क्वेश्चन है।
पता नहीं आईआईटी में क्यों दे रखा है। ठीक है बेटा, देखो सुनो, यहाँ पे लिखा है 3 आइडेंटिकल क्लोज लूप कोयल ए बी एंड सी आर प्लेस विद ईच अदर ईच विद देयर प्लेन पैरेलल टू वन अनदर ना। एक दूसरे का प्लेन जो है पैरेलल रखा गया है। ए और सी के अंदर करंट है यहाँ पे ना, गिवन है एज शोन इन द फिगर। जो सी है, बी एंड सी आर फिक्स इन द पोजिशन एंड कोयल ए इज मूव। इस वाली कोयल को हम इसकी तरफ मूव कराते हैं। तो आप क्या देखते हैं, इज देयर एनी करंट इंड्यूस इन द बी? यस, बी के अंदर करंट इंड्यूस तो होगा, क्योंकि आपको पता है बेटा, देखिए करंट कैरिंग कोयल आप इसे मूव करा रहे हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे लेंज लो के हिसाब से क्या करेगा, बी कोयल उसका अपोज करेगी, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट चलाएगी। यहाँ पे चल रहा है ये क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये चलाएगी अपने अंदर क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यस, ठीक है। इफ यस मार्क इस डायरेक्शन, देखो ये आगे बस खाली लेंज लो लगाना है आपको यहाँ पे। ठीक है बेटा, जिसने को लेंज लो लगाना नहीं आता है या जिसने फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है उसकी डायरेक्शन निकालनी नहीं आती हो, तो बेटा इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है एक, उसमें मेरी एक 10 मिनट की वीडियो है, मैंने उसमें इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर रखा है अच्छे से। ठीक है बच्चे, तो वहां से आप जिसको समझ में नहीं आया वो अच्छे से समझ सकता है वहां से। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर लूप एम एन ओ पी ऑफ साइड 20 centimeter is placed horizontally in a uniform magnetic field acting vertically downward as shown in the figure 6.75. The loop is pulled with a constant velocity of 20 centimeter per second till it goes out of the field. अच्छा, ये जो है देखो बेटा, ये जो लूप है वो 20 सेंटीमीटर का लूप है। वो क्या है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। इसे जो है बाहर खींचा गया एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, जिसकी वैल्यू है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड से ना, जब तक कि ये लूप से बाहर ना निकल जाए। आपसे पूछा क्या है, डिपिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप एज इट गोज आउट ऑफ द फील्ड। क्योंकि देखो जब तक ये फील्ड में रहेगा तब तक तो इसके फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा, फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा तो बेटा ईएमएफ जनरेट ही नहीं होगा। जैसे ये बाहर निकलेगा तो इसके फ्लक्स में चेंज आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब इसे आप खींच रहे हैं इस तरफ इसका मोशन है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। यदि मैं यहाँ पे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाऊं बेटा, तो उसके हिसाब से आप यदि दोनों तीनों चीजों को एक जगह एडजस्ट करते हैं, जो भी आपका ये थंब है, जो मिडिल फिंगर होती है, ये जो आपकी ये होती है आपकी पहले वाली फिंगर, यदि आप सारी चीजों को अच्छे से रखते हैं प्लेस पे ना, तो आप ऑब्जर्व करते हो कि जो डायरेक्शन आती है मैग्नेटिक फील्ड की बेटा, करंट की डायरेक्शन जो इसके अंदर आती है वो आती है एम एन ओ पी, एम एन ओ पी। इस डायरेक्शन मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके यहाँ पे आ जाएगा ये ना। ठीक है, तो डायरेक्शन तो गाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ गई। ये बोल रहे हैं फॉर हाउ लॉन्ग वुड द करंट इन द लूप परसिस्ट ना, कब तक इसमें करंट चलेगा। तो आप देखो जरा, जब तक यदि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहा तब तक तो बेटा जो है नहीं चलेगा इसके अंदर करंट ना, क्योंकि ये जनरेट ही नहीं होगा, फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा। जैसे ही ये बाहर निकलेगा तब चलेगा ना। अब देखो फटाफट से आप इसका टाइम देखो ना, 20 सेंटीमीटर का तो ये लूप है ऑलरेडी ना। जैसे ये इस कोने तक आएगा यहाँ तक, तो उसे 80 सेंटीमीटर वो चलना पड़ेगा, क्योंकि भाई पूरा 100 सेंटीमीटर आपका चलना है ना। तो यदि उसे 80 सेंटीमीटर चलना है बेटा, तो उसकी स्पीड चलनी कितनी है, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो डिवाइड मार दो तो कितना होगा, 4 सेकंड्स ना। तो 4 सेकंड में वो लूप जो है कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंच गया कोने पे ना। अब अभी भी लेकिन अंदर ही है, ध्यान रखना। अब जैसे ही वो बाहर निकलेगा, तो बाहर आने के लिए क्या करेगा, उसको देखो बेटा पूरा 20 सेंटीमीटर फिर चलना पड़ेगा। तो आप यदि 20 सेंटीमीटर वो 20 की स्पीड से चलेगा, तो कितने से आ जाएगा बेटा, 1 सेकंड में वो बाहर आ जाएगा। इसका मतलब वो 4 सेकंड से लेके 5 सेकंड तक में बाहर आ रहा है ना। 0 से लेके 4 तक तो उसका कांस्टेंट है, तो t इजकल टू 0 टू t इजकल टू 4 सेकंड्स तक तो उसमें जो है वो अंदर ही है। लेकिन जैसे t इजकल टू 4 सेकंड से लेके वो 1 सेकंड में बाहर आ गया, मतलब कि 5वें सेकंड तक में वो बाहर आ गया ना। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 1 सेकंड तक जो करंट है उसमें इंड्यूस होगा। ठीक है बेटा, तो यदि इसका डायग्राम बनाया जाए तो फ्लक्स का डायग्राम कैसे बन जाएगा, देखो इसका, ये फ्लक्स है, ये इसका टाइम है। तो बेटा 4 सेकंड तक तो कांस्टेंट है, उसके बाद ये कट के 0 हो जाएगा बस 5वें सेकंड तक। क्योंकि आपको पता है भाई, देखो यहाँ पे पीक है यहाँ तक ना फ्लक्स, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइन घटनी शुरू हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली फ्लक्स भी गिरना शुरू हो जाएगा। सेकंड को पार्ट क्या है इसका, प्लॉट ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये तो बन गया हमारा। एंड ईएमएफ एज ऑन ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो बेटा यहाँ पे ईएमएफ का डायग्राम बनाना है टाइम के रेस्पेक्ट में। ये ईएमएफ है, ये आपका टाइम है। आप देख लो जरा, जब जब फ्लक्स कांस्टेंट है तब तब ईएमएफ जनरेट ही नहीं होगा, क्योंकि बेटा यदि आपको पता है ईएमएफ क्या होता है, डी फाई बाई डी टी होता है।
यदि फ्लक्स का चेंज ही कांस्टेंट है, फ्लक्स में चेंज ही नहीं आ रहा, इसका मतलब ईएमएफ जनरेट ही नहीं होगा। तो यहाँ 0 से लेके 4 सेकंड तक कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, लेकिन 4 से लेके 5 में क्या होगा, आपका ईएमएफ कितना आ जाएगा बेटा, जो पीक वैल्यू होगी उसकी ना, मान लो ये ई है, तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आओ बेटा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है फ्लक्स की वैल्यू आपको पता है, फाई इज इक्वल टू टी की फॉर्म में पता है, टाइम वेरिंग फ्लक्स है आपका। कैलकुलेट द इंड्यूस करंट थ्रू द कोयल एट ए टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स ना। इफ रेजिस्टेंस ऑफ द कोयल इज दिस, आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है। करंट क्या होता है बेटा, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस तो आपको पता है 5 ओम में, लेकिन वोल्टेज नहीं पता आपको ना, तो आप वोल्टेज क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके निकाल लेंगे। तो बेटा वोल्टेज होता है हमारे पास डी फाई बाई डी टी, आप इसको डिफरेंशिएट मार दो, ठीक है, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो डी बाई डी टी ऑफ, आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो बेटा ये 5t³ प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस का 5 वेबर ना। आप इसको डिफरेंशिएट करो तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 15, ये हो गया बेटा 15t स्क्वायर, 4 दूनी 8 8t प्लस का 2 वेबर ना। आपसे किस टाइम पूछा गया है, t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे, आप यहाँ पे वैल्यू पुटअप करो, 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 प्लस का 2 आ गया, ठीक है बेटा। तो आपके पास जो वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी देखो, हाँ, 2 दूनी 4 15 चौके 60, 60 तो बेटा ये हो गया, 8 दूनी 16 ये हो गया, और 2 ये हो गया, आपके पास कितना हो गया, 78 वोल्ट आ गया, ठीक है। इसे यहाँ पुटअप कर दो, तो करंट जो हमारा जनरेट होगा वो कितना होगा बेटा, 78 डिवाइड बाई आर, आर कितना है 5, ये कट के कितना आ जाएगा 15.6 एम्पियर, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन पे आओ फटाफट से। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ द कोइल इज ओपन देन एल एंड आर बिकम्स, यदि कोइल आपकी खुली हुई हो तो एल कितना होगा और आर कितना होगा। देखो बेटा आपको पता है कि जो एल है सेल्फ इंडक्टेंस है, यदि कोइल ओपन है तो इसका मतलब उस पर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, करंट फ्लो नहीं करेगा तो इसका मतलब उसके फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। सो व्हेन कोइल इज ओपन, जो समझा रहा हूँ कैसे इसका आंसर आएगा, ठीक है बेटा। तो यदि कोइल ओपन होगी तो क्या होगा, नो करंट फ्लो। कई बार ये क्वेश्चन 2 नंबर में लिखने को आ जाएगा, ध्यान रखना, कोई करंट इसमें नहीं चला बेटा, ठीक है, तो इसका मतलब कोई फ्लक्स में चेंज नहीं आया, नो फ्लक्स इज एसोसिएटेड ना, आया ही नहीं उसके अंदर, फ्लक्स जनरेट ही नहीं हुआ। यदि फ्लक्स जनरेट नहीं हो तो फाई की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 0, और फाई 0 होते ही जो आपका एल है वो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एल इक्वल टू क्या होता है, फाई अपॉन में आई होता है, तो फाई 0 तो एल भी 0, ठीक है बेटा। पहला इसका आंसर हो गया 0 ना। अब देखो इन दोनों में से ऑप्शन हो सकता है, 0 भी है पहले, यहाँ भी 0 है ना। अब बात आती है रेजिस्टेंस की, तो बेटा रेजिस्टेंस तो आपको पता ही है, यदि करंट 0 है इसका मतलब रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है, तभी तो पास नहीं हो रही है ना करंट को। यदि करंट की वैल्यू 0 है इट मीन्स क्या है, रेजिस्टेंस इन्फिनिटी, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, बी इसका आंसर हो गया, ठीक है बेटा। तो ये थी हमारी बेटा इस चैप्टर की वीडियो, जिसमें से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने उठाए थे। इसके साथ साथ यदि आप पीवाईक्यूज वाली वीडियो अच्छे से देख लेते हैं, और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस मैंने एक पीडीएफ डाउनलोड वो कर रखी है यहाँ पे इसमें अटैच डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप वो वाले क्वेश्चन बेटा कर लेते हैं, तो मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ आपको कि आपके इस चैप्टर के एक भी क्वेश्चन बोर्ड में नहीं छूटेगा, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच। टारगेट हमारा कितना है, 95 प्लस है, तो इसलिए आपको मेहनत करते रहना है। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।